सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और बेल आइकन को दबाएं ताकि हमारे वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर में हमने हाइपर कंजुगेशन को बताया था और हाइपर कंजुगेशन हो चाहे रेजोनेंस हो चाहे इंडक्टिव इफेक्ट, ये सब बता तो दिए हैं, लेकिन ये कंटिन्यू ये चलता रहेगा। पूरे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में इसके एप्लीकेशन एंड क्वेश्चन हम लोगों को मिलेंगे। आज एक और इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट पर हम लोग डिस्कस करेंगे, वो है बॉन्ड फिशन एंड रिएक्शन इंटरमीडिएट। पहले हम बात करते हैं बॉन्ड फिशन का। फिशन माने टूटना, ब्रेक करना। बॉन्ड फिशन मतलब बॉन्ड का टूटना। इसे क्लीवेज भी कह सकते हैं। क्लीवेज का मतलब भी टूटना। बॉन्ड फिशन कह लीजिए, चाहे बॉन्ड क्लीवेज या बॉन्ड ब्रेकिंग भी कह सकते हैं। हम पहले ही बताए हैं कि जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड हैं वो कोवैलेंट कंपाउंड होते हैं। इसमें जो बॉन्ड पाए जाते हैं वो कोवैलेंट बॉन्ड होता है। हिंदी में सह संयोजी बंधन, कोवैलेंट बॉन्ड। कोवैलेंट बॉन्ड जो इलेक्ट्रॉन के साझेदारी से बनता है, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। दो एटम आपस में इलेक्ट्रॉन शेयर करता है। एक इलेक्ट्रॉन इस एटम का, दूसरा इलेक्ट्रॉन इस एटम का, और फिर वो शेयरिंग होता है। तो एक इलेक्ट्रॉन इसका, एक इसका, दो हो गया। तो ये एक पेयर है जिसे हम बॉन्ड पेयर या शेयर्ड पेयर कहते हैं। केमिकल रिएक्शन, रासायनिक प्रतिक्रिया में होता क्या है? तो बॉन्ड ब्रेकिंग एंड बॉन्ड मेकिंग, बॉन्ड का टूटना और बॉन्ड का बनना। जब भी कोई केमिकल रिएक्शन होते हैं तो पहले कुछ बॉन्ड टूटते हैं, फिर कुछ नए बॉन्ड बनते हैं। तो केमिकल रिएक्शन को समझने के लिए बॉन्ड कैसे टूटा, इसका नॉलेज भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। और फिर आगे देखेंगे बॉन्ड कैसे बना। तो पहले हम बॉन्ड का टूटना, बॉन्ड कैसे टूटेगा। बॉन्ड से यहां मतलब है कोवैलेंट बॉन्ड, जो इलेक्ट्रॉन के साझेदारी से बना है। इसी को कहते हैं, बॉन्ड का टूटना को बॉन्ड ब्रेकिंग कहो या बॉन्ड क्लीवेज कहो या बॉन्ड फिशन कहो। तो ऑर्गेनिक रिएक्शन में जो बॉन्ड टूटते हैं वो दो तरह से टूटते हैं। कहने का मतलब बॉन्ड फिशन टेक्स प्लेस बाय टू मेथड। बॉन्ड का टूटना दो तरीके से होता है। बॉन्ड फिशन टू टाइप्स, बॉन्ड का टूटना दो तरह का होता है। टू टाइप्स,
बॉन्ड का फिशन दो तरह से होता है, इसलिए हम कहेंगे कि बॉन्ड फिशन या बॉन्ड क्लीवेज दो टाइप के होते हैं। बॉन्ड फिशन दो टाइप का, एक कहलाता है होमोलिटिक फिशन, होमोलिटिक फिशन या होमोलिटिक क्लीवेज भी कह सकते हो, या इसे केवल होमोलिसिस भी कह सकते हैं। होमोलिटिक फिशन कहो या होमोलिसिस, दो तरह से बॉन्ड टूटते हैं। ऑर्गेनिक रिएक्शन में बॉन्ड दो तरह से टूटते हैं, एक कहलाता है होमोलिटिक फिशन या होमोलिटिक क्लीवेज कहो या सिर्फ होमोलिसिस कह सकते हैं आप इसे, और दूसरा है हेटेरोलिटिक फिशन। हेटेरोलिटिक फिशन या हेटेरोलिटिक क्लीवेज भी कह सकते हो, या केवल हेटेरोलिसिस भी कहा जा सकता है। तो कोवैलेंट बॉन्ड दो तरह से टूटते हैं, या तो होमोलिसिस से टूटेगा मतलब होमोलिटिक फिशन, या हेटेरोलिसिस या हेटेरोलिटिक फिशन। होमोलिटिक फिशन में क्या होगा कि जो साझेदारी का इलेक्ट्रॉन है, दो एटम के बीच में इलेक्ट्रॉन का जो शेयरिंग होता है, एक इलेक्ट्रॉन इस एटम का और दूसरा इलेक्ट्रॉन इस एटम का, और ये जो इलेक्ट्रॉन है जिसमें एक ए का है दूसरा बी, और इसका नाम है बॉन्ड पेयर या शेयर्ड पेयर। तो होमोलिटिक फिशन में क्या होता है कि दोनों एटम अपना अपना इलेक्ट्रॉन लेकर के अलग हो जाएगा। ये ए अपना इलेक्ट्रॉन ले लेगा, बी अपना ले लेगा और फिर अलग हो जाएगा। तो इसमें क्या होता है, ईच बॉन्डेड एटम separates by taking its own electron of bond pair। होमोलिटिक फिशन में क्या होगा कि हर बॉन्डेड एटम, दोनों बॉन्डेड एटम, ये दोनों बॉन्डेड एटम हैं, तो प्रत्येक बॉन्डेड एटम इस बॉन्ड पेयर में से अपना इलेक्ट्रॉन ओन माने अपना इलेक्ट्रॉन लेकर के अलग हो जाएगा। ये देखिए इस तरह से ए और बी के बीच में जब बॉन्ड होगा, ये बॉन्ड जो इलेक्ट्रॉन के साझेदारी से बना है, एक इलेक्ट्रॉन ए का एक बी का, तो होमोलिसिस में क्या होगा, ये बॉन्ड टूटेगा।
बॉन्ड टूटते टाइम में इस यहाँ पर जो इस बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन है जिसका नाम है बॉन्ड पेयर, उनमें से एक इलेक्ट्रॉन ए ले लेगा और दूसरा इलेक्ट्रॉन बी ले लेगा। होमोलिसिस। ए और बी सेपरेट हो जाएगा। ये डॉट इलेक्ट्रॉन बता रहा था, एक इलेक्ट्रॉन ए ले लिया, दूसरा बी, और इसके बाद जो ये ए और बी बना, दीज आर कॉल्ड फ्री रेडिकल्स। ए भी एक फ्री रेडिकल है और बी भी एक फ्री रेडिकल है। दीज आर कॉल्ड फ्री रेडिकल्स। मतलब होमोलिसिस के बाद क्या बनते हैं? फ्री रेडिकल्स बनते हैं। और हेट्रोलिटिक फिशन में क्या होगा कि बॉन्ड पेयर में जो इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन, जिसमें से एक इलेक्ट्रॉन ए का है, दूसरा इलेक्ट्रॉन बी का है, ए और बी के बीच में जो बॉन्ड बना है, तो इसमें जो 2 इलेक्ट्रॉन है जिसमें एक इलेक्ट्रॉन ए का दूसरा बी, इसका नाम है बॉन्ड पेयर। ये दोनों इलेक्ट्रॉन कोई एक एटम ले लेगा, या तो ए ले लेगा या तो बी ले लेगा और अलग हो जाएगा। तो हेट्रोलिसिस में क्या होगा? both the electrons of bond pair is taken away by one of the bonded atoms। बॉन्ड पेयर का दोनों इलेक्ट्रॉन इज टेकन अवे, ले लेगा, कौन? बाय वन ऑफ द बॉन्डेड एटम। जैसे ए और बी के बीच में जो बॉन्ड है, इस बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन है जो बॉन्ड पेयर है, एक ए का इलेक्ट्रॉन, दूसरा बी का। तो बॉन्ड टूटते टाइम में अगर हेट्रोलिटिक फिशन हुआ, हेटेरोलिसिस, तो इसका दोनों इलेक्ट्रॉन कोई एक एटम लेकर के हट जाएगा। मान लीजिए कि दोनों इलेक्ट्रॉन बी ने ले लिया, तो बी पर आ जाएगा माइनस चार्ज और ए पर आ जाएगा प्लस चार्ज। अगर दोनों इलेक्ट्रॉन ए ले लेता तो ए पर आ जाता माइनस चार्ज और बी पर प्लस। इसमें प्लस वाला कार्बोकेटायन होता है, कार्बोकेटायन, जबकि माइनस वाला कार्बेनायन। तो होमोलिटिक फिशन अगर हुआ तो फ्री रेडिकल बनेंगे, और हेट्रोलिटिक फिशन हुआ
तो कार्बोकेटायन और कार्बेनायन बनेंगे। ये जो फ्री रेडिकल बने या कार्बोकेटायन या कार्बेनायन बने, दीज आर कॉल्ड रिएक्शन इंटरमीडिएट्स। इसे हम क्या कहते हैं? रिएक्शन इंटरमीडिएट कहते हैं। दीज आर कॉल्ड रिएक्शन इंटरमीडिएट। बॉन्ड फिशन से क्या बनते हैं? रिएक्शन इंटरमीडिएट। और केमिकल रिएक्शन जब होगा तो बॉन्ड टूट करके पहले रिएक्शन इंटरमीडिएट बनाएगा और वो रिएक्शन इंटरमीडिएट फाइनली प्रोडक्ट में कन्वर्ट होता है। ये जो होमोलिटिक फिशन है, ये होमोलिटिक फिशन होने के कुछ कंडीशन हैं। या तो हाई टेम्परेचर पर रिएक्शन हुआ 400 डिग्री या उससे ज़्यादा पर, तो वैसे रिएक्शन में होमोलिटिक फिशन होता है। या इलेक्ट्रिसिटी के मदद से अगर कोई रिएक्शन हुआ तो ऐसे भी रिएक्शन होमोलिटिक फिशन से होता है। इलेक्ट्रिसिटी के मदद से, जैसे इलेक्ट्रोलिसिस। या किसी परऑक्साइड के प्रेजेंस में रिएक्शन हुआ, हाइड्रोजन परऑक्साइड, बेरियम परऑक्साइड, सोडियम परऑक्साइड, किसी परऑक्साइड के प्रेजेंस में रिएक्शन हुआ तो भी ये होमोलिटिक फिशन से ही रिएक्शन होगा। तो आप होमोलिटिक फिशन होने का जो कंडीशन है इसको याद रखिएगा, क्योंकि क्वेश्चन बनाने में कभी कभी पूछता है। 4 ऑप्शन में 4 रिएक्शन दे देगा और उसका क्वेश्चन होगा बताओ इनमें से कौन सा रिएक्शन में होमोलिटिक फिशन हो रहा है, या कहेगा किस रिएक्शन में फ्री रेडिकल बनेंगे। तो ऐसे सवाल में ऑर्गेनिक में हजारों रिएक्शन हैं, सारे रिएक्शन हम रटकर नहीं रख सकते कि कहाँ पर होमोलिटिक फिशन होगा, कहाँ हेट्रोलिटिक। लेकिन कुछ कंडीशन है जिससे हम पहचान जाते हैं कि होमोलिटिक फिशन किस रिएक्शन में पॉसिबल है। तो याद रखिएगा ये पॉइंट, होमोलिसिस takes place in gas phase and favored by condition helper ये शॉर्टकट एक टेक्निक हम बना के रखे हैं जिससे कि तुमको याद रहे कि होमोलिटिक फिशन का पहचान कैसे होगा। H से मतलब है हीट, हीट का मतलब हाई टेम्परेचर। कितना हाई? तो 400 डिग्री या उससे ज़्यादा के करीब रिएक्शन में अगर टेम्परेचर रहा तो समझ जाना होमोलिटिक फिशन होगा।
ई से मतलब है इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी, अगर कोई रिएक्शन इलेक्ट्रिसिटी के द्वारा करवाया जाए तो उसमें भी होमोलिटिक फिशन होगा और फ्री रेडिकल बनेंगे। एल से मतलब है लाइट, अगर कोई रिएक्शन सनलाइट के प्रेजेंस में हो रहा है तो भी हम समझ जाएंगे होमोलिटिक फिशन हो रहा है। जैसे अल्केन, मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ये सब क्लोरीन के साथ सनलाइट के प्रेजेंस में रिएक्शन करता है। इसका मतलब अल्केन का रिएक्शन क्लोरीन के साथ जो हो रहा है वो होमोलिटिक फिशन का केस है और उसमें फ्री रेडिकल बनेंगे। पी से मतलब है पर ऑक्साइड, अगर किसी रिएक्शन में कैटलिस्ट के तौर पर ऑक्साइड यूज हो रहा हो, कोई भी पर ऑक्साइड, बेंजॉइल पर ऑक्साइड हो, हाइड्रोजन पर ऑक्साइड हो, सोडियम पर ऑक्साइड हो या कोई भी, तो भी हमें समझ लेना चाहिए कि यहाँ रिएक्शन होमोलिटिक फिशन से होगा और फ्री रेडिकल बनेंगे। आर से मतलब है रेडिकल, रेडिकल का मतलब फ्री रेडिकल। अगर किसी रिएक्शन में फ्री रेडिकल मिक्स किया जाए तो उसके अंदर भी बॉन्ड का फिशन होमोलिटिक फिशन के द्वारा होगा। याद रखना, होमोलिटिक फिशन के लिए रिएक्शन गैस फेज में होना चाहिए, मतलब सारा रिएक्टेंट गैसियस फॉर्म में रहे रिएक्शन के टाइम में, और इनमें से कोई एक कंडीशन, सभी नहीं, कोई एक, हीट से मतलब हमने बताया हाई टेम्परेचर, कितना 400 या उससे ज़्यादा, या इलेक्ट्रिसिटी का यूज हो, या लाइट के प्रेजेंस में रिएक्शन हो, या परऑक्साइड के प्रेजेंस में, या किसी रेडिकल के प्रेजेंस में, तो ये सारे कंडीशन बताते हैं कि बॉन्ड में होमोलिटिक फिशन होगा और फ्री रेडिकल बनेंगे। अगर ये गैस फेज और इनमें से कोई भी कंडीशन रिएक्शन में ना रहे तो वहाँ मोस्टली हेटेरोलिटिक फिशन ही होगा। इसलिए +2 लेवल के क्वेश्चन में तो इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। कॉम्पिटिटिव लेवल के क्वेश्चन जब आप बनाओगे तो अगर ये होमोलिटिक फिशन की ये कंडीशन को आप याद रखते हो तो आपको क्वेश्चन बनाना आसान होगा, और इसलिए हमने शॉर्ट कोड बनाया कि हेल्पर बच्चे याद रखें। तो ये हुआ बॉन्ड फिशन के दो तरीके, होमोलिटिक फिशन और हेटेरोलिटिक फिशन। होमोलिटिक फिशन से बनते हैं फ्री रेडिकल और हेटेरोलिटिक फिशन से बनते हैं कार्बोकेटायन या फिर कार्बेनायन। याद रहे, केटायन कहते किसको हैं? जिस पर प्लस चार्ज होता है उसको हम केटायन बोलते हैं, जैसे NH4+, जैसे H+, जैसे जिंक 2+, ये सब केटायन कहलाता है जिसमें प्लस चार्ज है। लेकिन ऐसा केटायन जिसमें प्लस चार्ज कार्बन पर रहे उसे कार्बोकेटायन कहेंगे। ये भी केटायन है, लेकिन कार्बोकेटायन का मतलब प्लस चार्ज कार्बन पर होगा। किसी और चीज पर प्लस रहेगा तो उसे केवल केटायन बोलेंगे, लेकिन वैसे केटायन जिसमें प्लस चार्ज कार्बन पर रहेगा उसे हम कार्बोकेटायन नाम देंगे।
ठीक उसी तरह से एनायन किसको कहेंगे? माइनस आयन को। ये सब एनायन है, माइनस आयन को एनायन बोलेंगे। लेकिन अगर माइनस चार्ज कार्बन पर रहेगा तो इसे हम कार्बेनायन बोलेंगे। ये सब सिर्फ एनायन बोला जाएगा, लेकिन इस एनायन को हम कार्बेनायन। तो कार्बोकेटायन मतलब वैसा केटायन जिसमें प्लस कार्बन पर है, कार्बेनायन मतलब वैसा एनायन जिसमें माइनस कार्बन पर है। तो बॉन्ड जो टूटते हैं होमोलिटिक फिशन से बनते हैं फ्री रेडिकल, और हेट्रोलिटिक फिशन से बनते हैं कार्बोकेटायन या कार्बेनायन। तो ये जो बने, फ्री रेडिकल बने या कार्बोकेटायन बने या कार्बेनायन बने, दीज आर कॉल्ड रिएक्शन इंटरमीडिएट। ये क्या कहलाते हैं? रिएक्शन इंटरमीडिएट। फ्री रेडिकल क्या है? रिएक्शन इंटरमीडिएट है। कार्बोकेटायन क्या है? रिएक्शन इंटरमीडिएट है। कार्बेनायन क्या है? रिएक्शन इंटरमीडिएट है। ये सब रिएक्शन इंटरमीडिएट्स कहलाते हैं। रिएक्शन इंटरमीडिएट कार्बोकेटायन, रिएक्शन इंटरमीडिएट है ये। दूसरा कार्बेनायन, ये भी रिएक्शन इंटरमीडिएट है। तीसरा फ्री रेडिकल्स, ये भी रिएक्शन इंटरमीडिएट्स हैं। ये तीन सबसे कॉमन और सबसे इम्पॉर्टेंट रिएक्शन इंटरमीडिएट हैं। लेकिन इस तीन के अलावे भी कुछ और रिएक्शन इंटरमीडिएट्स होते हैं, जिसमें है कार्बीन। ये भी एक प्रकार का रिएक्शन इंटरमीडिएट है। जैसे होता है बेंजाइन, ये भी एक तरह का रिएक्शन इंटरमीडिएट है। जैसे होता है नाइट्रीन, ये भी एक तरह का रिएक्शन इंटरमीडिएट है। इनमें से शुरू के जो तीन रिएक्शन इंटरमीडिएट हैं, कार्बोकेटायन, कार्बेनायन एंड फ्री रेडिकल, ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट और कॉमन है, और बाद वाला तीन लेस कॉमन है। जितने भी रिएक्शन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आप देखते हो, हर रिएक्शन में कोई ना कोई एक रिएक्शन इंटरमीडिएट होगा, क्योंकि रिएक्शन ऑलवेज टेक्स प्लेस थ्रू रिएक्शन इंटरमीडिएट। रिएक्टेंट प्रोडक्ट में डायरेक्ट कन्वर्ट नहीं होता, रिएक्टेंट पहले इंटरमीडिएट बनेगा, रिएक्शन इंटरमीडिएट, उससे प्रोडक्ट बनेंगे। समझाने के लिए एक एग्जाम्पल देते हैं हम। मान लो जो आटा है वो रिएक्टेंट है और रोटी है प्रोडक्ट। तो रिएक्शन में नॉर्मली लिखा हुआ रहता है रिएक्टेंट, मैंने इधर लिखा हुआ है आटा, और एरो देकर के लिखा हुआ रहता है रोटी। आटा हो गया रिएक्टेंट, रोटी हो गया प्रोडक्ट। लेकिन ये आटा रोटी में डायरेक्ट नहीं बदलता,
इस आटा में पहले आप पानी मिलाते हो, पानी मिलाने के बाद आटा को गूंदते हो, तो गूंदा हुआ आटा बनता है, गूंदा हुआ आटा, सूखा आटा है जो पाउडर के जैसा है, जो रिएक्टेंट, इसमें पानी मिला के गूंदा हुआ आटा बनाए, उस गूंदे हुए आटे से रोटी बनाएंगे। तो ये आटा माने रिएक्टेंट पहले इसमें बदलेगा, मतलब इंटरमीडिएट में, और ये इंटरमीडिएट तब ये प्रोडक्ट में बदलेगा। डायरेक्ट सूखा हुआ आटा से रोटी नहीं बनेगा, रिएक्टेंट डायरेक्ट प्रोडक्ट में कन्वर्ट नहीं होगा। जब भी रिएक्शन होगा, रिएक्टेंट पहले इंटरमीडिएट में बदलेगा, वो इंटरमीडिएट तब आपको फाइनल प्रोडक्ट बनाएगा। तो जितने भी रिएक्शन हैं, हर रिएक्शन इन्वॉल्व एन इंटरमीडिएट। तो ऑर्गेनिक में हजारों रिएक्शंस हैं, उनमें से 90% रिएक्शन ऐसे होते हैं जिसमें इंटरमीडिएट इन तीनों में से कोई एक होता है। किसी रिएक्शन में कार्बोकेटायन है, तो किसी में कार्बेनायन, तो किसी में फ्री रेडिकल। सिर्फ 10% रिएक्शन ही ऑर्गेनिक में ऐसे हैं जिसमें इंटरमीडिएट इनमें से होगा। कार्बीन हुआ, चाहे बेंजाइन हुआ, चाहे नाइट्रीन। तो चूंकि 90% रिएक्शन में इन्हीं तीन में से कोई ना कोई होगा, इसीलिए हमने कहा कि दीज थ्री आर मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड मोस्ट कॉमन इंटरमीडिएट्स। और ये तीन जो हैं लेस कॉमन हैं, कुछ गिने चुने रिएक्शन में ही ये इंटरमीडिएट पर रहते हैं। इसलिए हम लोग यहाँ पर मेनली इस तीनों को फोकस करेंगे, और अगर कभी मौका मिला बीच में तो इनके बारे में भी हम आपको एक बेसिक नॉलेज दे देंगे, लेकिन इस तीन को हम लोग ज़्यादा फोकस करेंगे। तो आइए हम लोग वन बाय वन इन इंटरमीडिएट्स को डिस्कस करते हैं। स्टार्ट करेंगे हम लोग कार्बोकेटायन से। कार्बोकेटायन कार्बोकेटायन पहले इसका डिफिनेशन, द स्पेसीज having positive charge on a trivalent carbon are known as carbocations। वैसे स्पेसीज जिसमें पॉजिटिव चार्ज रहे, किस पर? ट्राईवैलेंट कार्बन पर।
कार्बन होता है टेट्रा वैलेंट, लेकिन कार्बोकेटायन में कार्बन ट्राई वैलेंट होगा, मतलब उसमें वो 3 ही बॉन्ड बनाएगा, ट्राई वैलेंट कार्बन। इसमें चौथा बॉन्ड के जगह पर कार्बन में एक प्लस चार्ज होगा। ऐसा स्पेसीज जिसमें ट्राई वैलेंट कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज रहे कार्बोकेटायन कहलाते हैं। यहाँ पर ये 3 ही बॉन्ड है कार्बन का, देखो, और चौथा बॉन्ड नहीं है, उसके बदले में एक प्लस चार्ज है। तो कोई भी फार्मूला जो इस मॉडल पर फिट बैठेगा वो सब कार्बोकेटायंस कहलाएंगे। यहाँ पर ये R1, ये R2 और R3, दीज मे बी हाइड्रोजन, ये तीनों हाइड्रोजन हो सकता है, मे बी अल्काइल ग्रुप, मिथाइल इथाइल प्रोपाइल, कोई भी अल्काइल ग्रुप हो सकता है, मे बी एराइल ग्रुप, एरोमेटिक ग्रुप का जो अल्काइल होता है जैसे फिनाइल, एराइल ग्रुप है। ऑल 3 मे बी सेम, मे बी डिफरेंट। ये R1, R2, R3 तीनों सेम भी लगा रह सकता है और अलग अलग भी लगा रह सकता है। ये हाइड्रोजन हो सकते हैं, अल्काइल ग्रुप हो सकते हैं, या फिर एराइल ग्रुप कोई भी हो सकता है। तो इस तरह का स्पेसीज कार्बोकेटायन कहलाते हैं। इसी को हम लोग डिस्कस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, कार्बोकेटायन के बारे में डिस्कस करेंगे। आज के लेक्चर में यहीं तक सिर्फ डिफाइन किए हैं, इसका डिटेल एक्सप्लेनेशन या डिस्कशन हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। आज का ये लेक्चर यहीं पर एंड करते हैं। थैंक यू।